नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त की दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि यूपीएससी की जर्नी में करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है आप समझते हैं बखूबी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप 1.5 से 2 घंटे की करंट अफेयर्स डेली नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात। आप में जो भी सीरियस लोग होंगे इस बात को समझ रहे होंगे। तो आपको लिए एक ही पॉलिसी है कि डेली कम से कम अपडेट तो रहना पड़ेगा कि करंट में क्या चल रहा है। साथ ही साथ में एक मैगजीन फॉलो करिए और मल्टीपल टाइम उसी को अच्छे से डाइजेस्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। ये वीडियो अगले से 15 से 20 मिनट में जितनी भी खबरें होती हैं डेली की, आज 7 खबरें हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको एनालिसिस करते हैं, सारे डायमेंशन समझते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन ये क्या है? ये मेनली हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा सुरक्षा है, उसको लेकर है। आपको पता है कि हम अपनी तेल और गैस जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का 85% लगभग हम आयात करते हैं, इंपोर्ट पे निर्भर हैं। क्योंकि हमारे देश में जो तेल है, पेट्रोल, डीजल और गैस हैं, इनका उत्पादन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। 85% से ज़्यादा हम आयात करते हैं, वही हमारी डिपेंडेंसी दर्शाता है। और इस वजह से हमारी जो विदेश नीति होती है उसके साथ भी कभी ना कभी हमें कोई समझौता करना पड़ता है। अभी देखिए, टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने 50%। तो क्या प्रभावित हो रहा है? हमारी विदेश नीति प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि हम निर्भर हैं, और जैसे ही हमारी निर्भरता कम होगी हमारी विदेश नीति और मजबूत हो जाएगी। देखिए हुआ क्या, यह एक फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप, इसमें क्या करना है कि जो हमारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं, तेल और गैस पाया जा सकता है, उनको एक्सप्लोर करना है। वो क्षेत्र जहाँ पे तेल और गैस के संभावित भंडारण हैं उनको खोज करना है, एक्सप्लोर करना है। जैसे कि अंडमान सागर के क्षेत्र में कुछ बताया जा रहा है कि वहाँ तेल हो सकता है, गैस हो सकती है, उसको एक्सप्लोर करना है। आपका जो उड़ीसा का और आंध्रा का जो तट है, आंध्रा का, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ पाया जा सकता है, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। तो मेनली ये फ्लैगशिप योजना है और इसका काम यही है कि जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जो अभी 15 अगस्त थी 2025, 79 जो स्वतंत्रता दिवस था, यहाँ पे घोषणा की है। ठीक, ओके। और क्या क्या चीज़ें हैं? और ये है कि इसका जो मंत्रालय है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय इसको कवर करेगा। यही सारी चीज़ें हैं। इससे लाभ क्या होगा? देखिए, हम 80% 85% से ज़्यादा ऊर्जा आयात करते हैं। ठीक है, तेल और गैस आयात करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी, तो हमारी निर्भरता कम होगी। पहला पॉइंट, हमारा आयात कम होगा। तीसरे, हमारा जो फॉरेक्स जाता है, जो डॉलर जाता है आयात करने में, वो बचेगा, हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, इकॉनमी मजबूत होगी। ठीक है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कम होगी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो विदेश नीति और परिपक्व होगी और मजबूत होगी। कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है अपनी विदेश नीति के साथ, क्योंकि हमें तेल और गैस चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही हम निर्भर होते जाएंगे, हमारी विदेश नीति और मजबूत होती जाएगी। ओके, ठीक है। तो पहली खबर पूरी होगी। आई होप समझे होंगे कि जो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये एक्सप्लोर करेगा क्या, उन एरियाज़ को जहाँ पे संभावित क्षेत्रों में पाया जा सकता है तेल और गैस। ठीक, ओके। अब ये आप पेपर जो 3 है, जीएस का पेपर 3 है, उससे जोड़ लेना। जो एनर्जी वाला मामला होता है उससे जोड़ लेना। और हमारा आईआर में जो विदेश नीति होती है उससे मामला जुड़ जाएगा। ठीक है, और इकॉनमी से मामला जुड़ जाएगा कि जो डॉलर हमारा जाता है बाहर। ठीक है, ये सारे डायमेंशन आप जोड़ लेना, कुछ काम खुद भी करिए। अगला है महात्मा ज्योतिबा की फुले की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम किए जाएंगे पूरी साल में, क्योंकि उनको लेकर। ठीक है, तो ज्योतिबा राव फुले के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म है, देख के बता दे रहा हूँ, 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म सतारा में हुआ था। सतारा एक जगह है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक, इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में पूना में हुई थी। महाराष्ट्र में ही पड़ता है पूना भी। ठीक है, ओके। जब आप मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो सतारा और पूना आप देखेंगे। ठीक, योगदान क्या था? देखो, लड़कियों के लिए पहला जो स्कूल खोला था इन्हीं ने खुलवाया था। इन्हीं के प्रयासों से लड़कियों के लिए गर्ल्स फर्स्ट स्कूल खोला गया था 1848 में पूना में।
दूसरा काम क्या किया इन्होंने, अपना सावित्रीबाई फूले इनकी पत्नी थी, उनसे विवाह किया था, तो उनको इन्होंने पढ़ाया लिखाया और इस प्रकार के उनको भारत की पहली अध्यापिका बनाया, फर्स्ट फीमेल टीचर बनाया था उन्होंने सावित्रीबाई को। और काफ़ी आप देखते होंगे वो मार्मिक प्रसंग है कि जब वो घर से जाया करती थी तो महिलाएं ही उनके ऊपर गोबर फेंकती थी, है ना, और एक दो साड़ी लेके जाती थी, एक पहन के जाती थी, एक साथ ले जाती थी, ताकि रास्ते में गोबर वोबर फेंकते थे लोग तो गंदी हो जाती थी, तो स्कूल में जा कर के वो उसको चेंज कर लेती थी। इवन लड़कियों को लोग पढ़ाया नहीं करते तो लड़कियों को कभी कभी बॉक्स वगैरह में बंद करके, मतलब जो डिब्बा टाइप का नहीं होता, पहिया लगे होते हैं, ले जाया जाता है टेढ़ी टाइप की, उसमें रख लेते, ढक के लाते थे, वहाँ पढ़ाते थे। ये संघर्ष किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। सत्य का शोध करना, जिसके तहत जो ब्राह्मणवाद था, जातिवाद था, छुआछूत था, है ना, ये सारे जो भेदभाव थे इनको समाप्त करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी जीवन भर। बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन किए। इवन जो विडो रीमैरिज जो शेल्टर थे वो भी उन्होंने स्थापित किए थे। विधवाओं के लिए कोई जगह नहीं है तो उनके लिए अनाथालय जो होते हैं, जैसे कि विधवा आश्रम होते हैं, उनकी स्थापना की, उनको पढ़ाया लिखाया। एक 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 विधवा वो स्त्री भी थी जो बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी, उससे बच्चा भी हुआ था, तब इन सब चीज़ों को देखते हुए उसी बच्चे को इन्होंने गोद भी ले लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, गुलामगिरी पुस्तक, 1873 में, गुलामगिरी, जिसने बहुत ज़्यादा क्रांति मचाई थी उस समय। और अंबेडकर बाबा जो थे इनसे बहुत प्रभावित थे। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले के बारे में और चीज़ें हिस्ट्री में आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, अगला है वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए एनडीए जो है, यानी कि बीजेपी लेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल क्या होता है, हाँ, एनडीए, बीजेपी, तो इन लोगों ने घोषणा कर दी कि इनके आने वाले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो इनका कैंडिडेट कौन होगा। इनके कैंडिडेट का नाम है, महाराष्ट्र के प्रेजेंट में गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के जो गवर्नर, ये एनडीए के उम्मीदवार होंगे, ये क्लियर हो चुका है। अगर ये जीत जाते हैं तो ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। और देखते हैं कि इंडिया गठबंधन किसको उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में उतारता है। मामला क्या था, देखिए, जगदीप धनखड़ थे, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद में फिर कई सारी ये चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली, क्यों दिया, क्या दिया, उस पर नहीं जाते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए जो काम की चीज़ है उस पर बात करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लें, ये क्या होता है। देखो, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि एक्स ऑफिशियो होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी पद पे हैं, इस कार्य से दूसरे पद पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, जबकि राज्यसभा के मेंबर नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो डिप्टी चेयरपर्सन होता है वो राज्यसभा का मेंबर भी होता है, ये मेंबर नहीं होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, इनको हटाने की प्रोसेस क्या होती है, आर्टिकल 67 बी में इसका उल्लेख किया गया, 67 क्लॉज बी में इसका उल्लेख किया गया कि इनको हटाया कैसे जाएगा। तो इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसकी पहल राज्यसभा में ही की जाती है। तो राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव लाया जाएगा और राज्यसभा वास्तविक बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी से उसको पास करेगा। उसके बाद में लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद ये अपने पद से हट जाएंगे। ये प्रोसेस होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, जैसे कि टोटल सीटें हैं, अब राज्यसभा है 245 सीटें हैं, 245 सीटें, मान लो 15 लोग हैं, 15 लोगों में से 15 सीटें वैकेंट है, जैसे कि कुछ ने त्यागपत्र दे दिया है, कुछ मरा गए हैं, कुछ पागल हो गए हैं, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो 15 घटा दो तो 230 बचेंगे। तो 230 में इफेक्टिव सीटें कितनी, 230 है, इसका मेजॉरिटी, यानी कि 230 का आधा कर दो। ठीक है, ओके, हाँ, इसका आधे से एक ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी वहाँ से, उसके बाद में लोकसभा में। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है कि ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, संवैधानिक अगर अथॉरिटी की रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पे आपके प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे नंबर उपराष्ट्रपति आते हैं, याद रखिएगा। हाँ, और इनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक सब कुछ उल्लेख किया गया। जैसे कि आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ वोटिंग की बात करें तो इनकी जब चुनाव होता है तो वोटिंग कौन देता है, वोट कौन डालता है, तो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य वोट डालते हैं। याद रखना, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं इनके चुनाव में, राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, सभी जितने भी, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग वोट करते हैं। ठीक है, कौन सी वोटिंग होती, तो सिंगल ट्रांसफरेबल होती है, ये आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, इसको देखिएगा भी। योग्यता की बात करें तो क्या होता है, योग्यता में कुछ खास उल्लेख है नहीं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 की, और साथ ही साथ में राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर, ओके। कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल आमतौर पे होता है, अगर वो कहीं पागल ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए, त्यागपत्र ना दे दें, मरण बराबर ना जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी कारण से इनका पद खाली हो जाता है तो इनका फिर चुनाव कराया जाता है। लेकिन याद रखना, इसमें ये क्लॉज नहीं है कि 6 महीने के बीच में चुनाव कराना, नहीं, ये राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा राष्ट्रपति में। यहाँ होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करा लिया जाए, ठीक है। हाँ, अब राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, अब देखो उन्होंने त्यागपत्र दिया तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पीटी का बन सकता है। तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, लिखित त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और मैं इस कारण से ये हूँ, त्यागपत्र देता हूँ, साइन कर दिया, ठीक, ये करते हैं। शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ भी आने वाले समय में दिलवाई जाएगी, तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। एक बात और है कि कास्टिंग वोट का अधिकार इनको भी होता है। कास्टिंग वोट आर्टिकल 100 में इसका उल्लेख है। कास्टिंग वोट क्या होता है कि जैसे कि टाई अप हो गया, इनकी वोटिंग हो रही, राज्यसभा में वोटिंग हो रही है किसी भी विधेयक को लेकर, तो टाई अप हो गया, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने क्या किया है, बराबर बराबर वोट आ गए। अब क्या होगा, तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार इनके पास होता है, और ये जिस चीज़ को, जिसके पक्ष में वोट डाल देंगे वही पक्ष जीत जाएगा, ठीक है, इनकी पास हो जाएगा या फिर खारिज हो जाएगा बिल वो, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। अगली चौथी खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आप देख रहे हो मामला क्या चल रहा, वोट चोरी और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ वोट चोर। इवन ना कल हम लोगों ने भी इस पर वोटिंग की थी तो वहाँ पे भी चोरी हो गई थी अपनी, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पे कई सारी चोरी हो गई थी। तो ये बड़ा मुद्दा है। देखो मुद्दा क्या है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे 1 लाख के आसपास फेक वोट पाए गए। तो पूरे देश में कितने फेक वोट होंगे, और इलेक्शन कमीशन से ये बात कही कि सारी चीज़ें, ये चीज़ें देखी जानी चाहिए, डेटा देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आई। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया, और सिलेक्शन कमीशन भी ऐसे काम कर रहा है कि क्या ही बताएं। इन्होंने क्या की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार। जब ये ज्ञानेश कुमार बैठक कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि कोई पॉलिटिशियन बात करता है, कोई राजनेता बात करता है। ये एक संवैधानिक जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी तरह बात ही नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे कि देखिए हम डेटा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे डेटा से जो महिलाएं होती हैं उनकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हो जाएगा, प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। भैया सोशल मीडिया पे इतना महिलाओं के विरुद्ध चलता है, ये सब चीज़ें चलती है, वो सब का आपको चिंता नहीं है। आप ये कह रहे हैं इससे इनकी जो प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। और साथ ही साथ में ये कहा है कि राहुल गांधी, इस चीज़ की जो जांच होगी तभी होगी जब राहुल गांधी एक एफिडेविट देंगे, ठीक है। तो ये जाने कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो इनको देखो, कुछ भी हो, फेक है वोट क्या है, होंगे भी, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो बॉडी है, ये लोकतंत्र का आप चौथा पिलर कहे जाते हैं। लोकतंत्र के लिए आप एक अनिवार्य पार्ट हो उसका, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और आपकी जो गरिमा है वो कम हो रही है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं आप पे, देशवासी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचिए कितनी लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है ये हमारे लिए, इस बात को समझना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारा मामला चल रहा है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन मेंस का तो आएगा, पीटी का भी बनेगा, और मेंस का क्वेश्चन तो पक्का बनेगा यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट से तो भले ना बने, लेकिन यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मेंस का टॉपिक है। देखो आर्टिकल 324 क्या कहता है। आर्टिकल 324 कहता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी बात करता है, ये किसके लिए चुनाव करेगा। देखो लोकसभा होती है, उसके लिए चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, विधानसभा का चुनाव करवाता है, विधान परिषद का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ये 6 चुनाव करवाता है। ध्यान रखना, जो लोकल बॉडी के होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के हैं, अर्बन बॉडी के होते हैं, ये चुनाव होते हैं ना, ये हर एक राज्य में एक चुनाव आयोग होता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो करवाता है, ये वाला नहीं करवाता, ठीक है, ओके। हाँ देखिए, अब ये सबसे बड़ी जो मुद्दा उठ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर उठ रहा है कि फेयर वोटिंग होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट वोटिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि ये बातें
देखने को नहीं मिल पा रही हैं। वोटर लिस्ट की बात हो रही है कि पूरे देश में रिवीजन तो होना ही चाहिए भैया। जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटिंग लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, जो गलत है उनको निकालना, जो सही है उनको शामिल करना, जो अपडेट हो रहा है, ये पूरे देश में होना चाहिए जैसे कि बिहार में हो रहा है। हालांकि बिहार में जो 65 लोग बाहर कर दिए गए हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि वो जो बाहर हुए हैं उनका हमें डेटा दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ लोग गलत जो सही थे उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, हाँ, ओके। अभी क्या चल रहा है, अब कुछ ये देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होती है, ये क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। फिर आप सबसे अच्छा काम करना कि जो भी मुद्दा चलता है करंट में उसको एक बार देख लिया करिए बुक से। दोबारा मुद्दा आएगा कोई इशू नहीं रहेगा, बहुत बेहतर समझ हो जाएगी आपकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नियुक्ति कैसे होगी इन सब लोगों की। पहली बात तो ये है कि पहले ये शुरुआत में सिंगल बोर्ड, मतलब एक व्यक्ति हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में, फिर 2 और बढ़ा दिए गए, टोटल 3 होने लगे। ठीक है, ओके। 1990 के दशक से प्रावधान ये डाला गया संविधान में कि पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी और उस कानून के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, इनकी इसके लिए संसद को ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, तो संसद इस हिसाब से सरकार ने क्या किया, तो सरकार खुद नियुक्त कर दिया करती थी अपने हिसाब से, जो भी उनके मन मुताबिक, जो कोई IPS IFS या IAS वगैरह होता था उसको बना देते थे जो उनके लिए काम करता था। तो ये चलता रहा, लेकिन एक केस आया, अनूप बर्डवाल केस 2023, अनूप बर्डवाल केस। ठीक है, तो अनूप बर्डवाल केस में 2023 में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन है, ये लोकतंत्र के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इतनी महत्वपूर्ण बॉडी है, चौथा स्तंभ कह दो या एक पिलर तो है ही लोकतंत्र का। अगर यही ठीक नहीं है तो फिर कहीं तो बुनियाद है, और इसी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, सरकार अपने मन मुताबिक लोगों को अपॉइंट कर रही है। यहाँ पे फिर वो मामला चलता है कि क्विड प्रो क्यू, कुछ के बदले कुछ, यानी कि आज हमारे लिए आज हमारा फ़ायदा करवाओ, कल हम आपका फ़ायदा करवाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये लोगों ने काम किया, उसके बाद जैसे ये इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, टेंडर समाप्त हुआ, गवर्नर बना दिया गया। कहीं पर किसी आपके वो होते हैं मानवाधिकार आयोग है, इसका हेड बना दिया गया, कहीं कुछ बना दिया, कुछ ना कुछ दिया गया। ये होता रहा है, खूब होता रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये चल रहा था। तो जब चैलेंज किया गया अनूप बर्डवाल केस 2023, याद रखना 23, चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा देखिए, एक कोलिजम बनाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यानी कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ अपोजिशन है ना लोकसभा में। हाँ, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई अधिनियम नहीं बनाती, कोई कोलिजियम, कोई व्यवस्था नहीं बनाती है, तब तक यही व्यवस्था काम करेगी इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर्स को नियुक्त करने के लिए। कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ में विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा की। बना दिया। जब ये मामला ऐसा बना तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने एक कानून बनाया 2023 में इन्होंने कानून बनाया, उसमें प्रावधान डाल दिया कि जो कोलिजियम होगा उसमें प्रधानमंत्री होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक केंद्रीय मंत्री होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। इन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने CGI का कंसेप्ट डाल दिया था, CGI भी होगा, उसको रिमूव कर दिया, अपनी व्यक्ति डाल दिया। अब इस चीज़ को फिर चैलेंज किया गया, ये बताइए कि जब यही करना था, हमने इतनी मशक्क़त की, इसमें चैलेंज किया, ये सब चीज़ें ले आए हैं और सरकार ने फिर वही काम कर दिया। एक प्रधानमंत्री होगा, एक क्या होगा, एक आपका हो गया केंद्रीय मंत्री, और वोटिंग तो बहुमत से होती है, तो फिर लीडर अपोजिशन का फ़ायदा क्या है? मामला तो आप ही के पक्ष में चला गया ना। तो इसको चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब देखो कब देखे इसको। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी हर चीज़ के लिए काम है कि दाल क्या है, चीनी आटा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके लिए समय नहीं मिल रहा है। देखो, और मेन चीज़ ये भी है, जब ये इसमें हाथ डालेंगे ना तो सरकार कहेगी ये काम तो हमारा है, क्योंकि संविधान ने हमको ऑथोराइज्ड किया है कि इसके संबंध में कानून बनाओ। आप कौन हो? सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रहे हो आप। सेपरेशन ऑफ पावर आप ही ने बताया कि वो हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये सारे डायमेंशन देखना, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारे खोल के देख लेना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है हमारे यहाँ पे, उसको रिमूव करने के लिए प्रोसेस होती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाता है और ठीक उसी प्रकार इनको हटाया जाता है। लेकिन अदर जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनको हटाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया राष्ट्रपति से कि इन दोनों को हटा दो, हटा दिया जाएगा बिना कारण के।
तो कितनी इतनी संवैधानिक बॉडी है और इतनी कमज़ोर है चीज़ें हैं, तो इनको देखना होगा। समय आ गया है कि सुधार हो। इलेक्शन कमीशन में सुधार होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो वोटिंग की लिस्ट है, वोटिंग, इसमें सुधार ज़बरदस्त होना चाहिए। पूरे देश में SIR होना चाहिए। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सही से हो, समय दिया जाए लोगों को। अगली 5वीं खबर है ट्रंप और पुतिन की जो बैठक हुई यूक्रेन को लेकर। देखिए, पुतिन साहब गए ट्रंप से मिलने, अलास्का में खूब बैठक हुई, खूब तामझाम किया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं हो पाई, कोई ट्रीटी नहीं हो पाई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं। देखो, पुतिन कह रहे हैं कि जो ज़मीन हमने हथियाई है, जो ज़मीन हमने हमारे नियंत्रण में आई है यूक्रेन की, हम वो वापस नहीं करेंगे। और यूक्रेन कह रहा है कि जब तक ज़मीन नहीं दोगे युद्ध नहीं रुकेगा। तो दोनों नहीं रुक रहे हैं भाई। ट्रीटी तो तब होगी ना जब दोनों किसी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में पहुँचे, ट्रीटी पहुँचे, तो वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चाय समोसा खाए इन लोगों ने, कॉफ़ी पी, केक खाया और वापस चले गए अपने अपने घर पे। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, देखिए बात समझिए। आज के 3 वर्ष होने वाले हैं यूक्रेन और रूस के वॉर के। नेटो से स्टार्ट करें। नेटो की स्थापना 1949 में होती है। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, कोल्ड वॉर सब शुरू हो गया था। USSR जो रूस का अग्रज था, USSR और इधर USA के बीच में। तो USA ने 1949 में नेटो स्थापित किया और उन्होंने भी वार्सा स्थापित किया 1955 में, USSR ने। नेटो का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी मेंबर हैं, अगर नेटो के एक मेंबर पे किसी देश ने अटैक कर दिया तो ये नेटो के सभी मेंबर पर अटैक माना जाएगा और सभी मेंबर सामूहिक रूप से उसका प्रतिकार करेंगे, बदला लेंगे। इसका मतलब है कि यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर होता और रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो नेटो के जितने भी सदस्य हैं, 31-32 जितने भी हैं, सब एक साथ मिलके रूस पे अटैक करते हैं। ये होता है इसका मतलब, कलेक्टिव सिक्योरिटी ये होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा था जब USSR समाप्त हो गया 1990 के दशक, 90-91 में। तो जब समाप्त हो गया, जो नेटो USSR के विरोध में बनाया गया था, अब नेटो का अस्तित्व क्यों है उसको भी समाप्त किया जाए। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, नेटो का एक्सपेंशन ऑफ कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो रूस पूरी तरीके से गलत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि चीन क्या करे, कल चीन करे कि आपका जो बांग्लादेश है वहाँ पे आ जाए, मालदीव है, श्रीलंका है, यहाँ पे आ जाए, एक अपनी मिलिट्री उतार दे, अपनी एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दे, यहाँ पे मिसाइल लगा दे, परमाणु बम लगा दे, तो आपके लिए थ्रेट होगा कि नहीं? क्या आप इसका बदला नहीं लोगे? क्या आप इसके विरोध में नहीं जाओगे? आप शांत बैठे रहोगे? यही रूस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। पहले बात हुई थी कि जो आप नेटो है इसका एक्सपेंशन रूस के खिलाफ नहीं करेंगे, आप जहाँ तक वहीं तक सीमित रहेंगे। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन में ले जा रहा है, यूक्रेन को भी नेटो में शामिल कर रहा है। अब यूक्रेन की सीमा लगती है रूस से, तो रूस क्या करे, अब सीधा यूक्रेन यानी कि नेटो सीधा रूस की सीमा तक आ गया है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से तो वॉर जो हो रहा है ज़मीन को लेकर नहीं हो रहा है, ये हेजेमनी को लेकर हो रहा है। USA की जो USA इस प्रकार से इसको बढ़ा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या होगा देख लीजिए। भारत और नामीबिया के संबंधों पर एक आर्टिकल आया है। देखिए, अफ्रीकी जो देश हैं उनसे संबंधों का आधार देखें तो हमारा अलग है और जो वेस्ट है उसका अलग है। वेस्ट है यानी कि यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, इवन चाइना की भी बात कर लो, ये वेस्ट में तो नहीं है। ये लोग जब संबंध बनाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए, यानी कि संसाधनों को हमें दोहन करना है। ठीक है, इवन अभी जो अफ्रीकी देश है वहाँ पे एक स्वर में लोग चीन के विरोध में जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि चीन हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और बदले हमें कुछ नहीं दे रहा है। जबकि भारत का जो संबंधों का आधार रहा है उसका रहा है एक अच्छा। अब भारत ने हमेशा कहा है कि हम सभी औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहे हैं, इसलिए हम सभी एक हैं, अपना विकास करना, मिल के साथ आके बढ़ना है। भारत वहाँ पे बात करता है कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्षमता निर्माण के काम कर रहा है। तो भारत की छवि वहाँ पे बहुत अच्छी है। क्षमता निर्माण का मतलब हम लोगों को स्किल दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी अच्छी स्कीम चला रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे पढ़ना। ठीक है, तो ये सारे, हमारी छवि अच्छी है। इवन G20 में G21 बना दिया, अफ्रीकी यूनियन को हमने 2023 में शामिल करवा दिया पूरा G20 में। तो सोच के ये दिखाता है कि हमारे संबंध अफ्रीकी देशों के आधार क्या है, और जो पश्चिमी देश हैं वो जब भी जाएंगे सीधा संसाधनों की बात कर देंगे, है ना। जैसे अमेरिका क्या कहता है
यूक्रेन, हम यूक्रेन वॉर में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो वॉर चल रहा है उसके लिए हथियार आप मुझसे खरीदोगे, मतलब सीधी सी बात है। अगली और लास्ट खबर है साथ में, डिब्रू सैखोवा एक नेशनल पार्क है असम में। असम में एक नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में है। क्या है, देखो यहाँ पर एक फेरल हॉर्स रहते हैं, फेरल हॉर्स। और यह जो डिब्रू सैखोवा है, फेरल हॉर्स का एकमात्र आवास है, और फेरल हॉर्स भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं। और कुल मिलाकर के 200 बचे हुए, 200 संख्या में, ठीक है। इसको वर्ल्ड वॉर 2 हॉर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये घरेलू हॉर्स उस समय नहीं हुआ करते थे, इनका प्रयोग किया जाता है युद्ध लड़ने में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ, उनको हॉर्स को वहीं छोड़ दिया गया, घोड़ों को। तो जो अभी हॉर्स दिखाई दे रहे हैं फेरल हॉर्स, तो अपने ही उनके वंशज हैं, जो वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी थी जिन घोड़ों ने, तो उनके ही बच्चे अच्छे हैं ये लोग। तो 200 बचे हुए हैं, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में। लेकिन ध्यान रखना, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत इनको संरक्षण नहीं दिया गया कि जंगली पशु होते हैं उनको संरक्षण दो दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, वो नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ये खतरे में है। खतरा क्या है, सबसे बड़ा है इन्वेजिव प्रजाति, जो आक्रामक प्रजाति होती है, बाहर से आई हुई प्रजाति, यानी कोई बाहर से आ गया, आपके घर में बैठ गया और कब्जा कर लिया, आपको बाहर निकाल दिया। क्योंकि ये डिपेंड है पूरा वहाँ की ग्रास लैंड पे, घास के मैदान है, तो घास खाते हैं, अपना जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन्वेजिव प्रजाति आ रही है, तो घास वो समाप्त होती जा रही है, उसकी जगह पे झाड़ियाँ फैलने लगी वहाँ पे, श्रब लैंड बनना है, यानी कि ग्रास लैंड से ये श्रब लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब झाड़ियों को तो ये खाएंगे नहीं, जब घास ही खत्म हो जाएगी तो इनकी भी प्रजाति खत्म हो जाएगी। वैसे भी 200 बचे हुए हैं। तो ये मेन मुद्दा चल रहा है कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, फेरल हॉर्स का एकमात्र आवास है, वहाँ पर भी क्या इन्वेसिव प्रजाति आ रही है। जो ग्रास लैंड हुआ करता है तो वो समाप्त होता जा रहा है बहुत जल्दी, ये श्रब लैंड में बदला जा रहा है, झाड़ियाँ हो रही हैं, तो वो खाएंगे पिएंगे क्या, और इस प्रकार की मृत्यु हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी प्रजाति। IUCN कैटेगरी देख लिया, स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा भी इनकी तस्करी भी हो रही है, जब इनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो तस्करी हो रही है, इनको मारा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ये 6-7 घोड़े थे, उनको बंद करके ले जाया जा रहा था ट्रक में, तो इनको छुड़ाया गया, ठीक। ये सारे काम होते रहते हैं, पॉचिंग हो रही है इनकी, शिकार भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख लेना, और साथ में ये भी देख लेना, जैसे मानस है, काजीरंगा है ना, ये रायमोना, ये सारे वहाँ पे नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ें देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये 2023, 24, 25 अभी भी चर्चे में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसका PDF है, जर्नी टू इस VCS चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर PDF डाल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको नोट्स ही नहीं बनाना है, आपका डेली का दी हिंदू एनालिसिस हो रहा है, एडिटोरियल वगैरह सब है इसमें, ठीक है। और प्रयास करूँगा और बेहतर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि समय पे आपके क्लास मिल जाए। डेली क्लास 11 या 12 से पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।